गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। करें बेटा स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बिजनेस और प्रोफेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिजनेस एंड प्रोफेशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सेक्शन 28 पढ़ा दिया था और सेक्शन 145 पढ़ा दिया। ठीक है। सेक्शन 28 में क्या था? सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन था, और जबकि सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग का था कि अगर आप केस बेसिस फॉलो कर रहे हैं या आप अक्रूवल बेसिस भी फॉलो कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इनकम अकॉर्डिंगली टैक्सेबल जाएगी। ओके, अब चलते हैं हम आगे कि आगे क्या होगा। चलिए आगे देखिए बेटा, आज का हमारा सेक्शन है सेक्शन 29 मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। इस सेक्शन को बड़ा ही ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आपने इसको अभी ध्यान से नहीं पढ़ा तो आगे इस चैप्टर में क्या होगा, क्यों होगा, वो चीज समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनिए। एक अकाउंटेंट, ठीक है, और एक प्रोफेशनल जो कि टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है, क्या दोनों में फर्क है? क्या दोनों के काम में फर्क है? बोलिए बेटा, क्या दोनों में फर्क है? दोनों का काम जो है उन काम में फर्क है? फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, अकाउंटेंट का या मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और हमारा काम है टैक्स कैलकुलेट करना। बोलिए हाँ या ना। हाँ, अकाउंटेंट जो काम करेगा वो अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से करेगा या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करेगा। हम जो काम हमारा करेंगे वो हम प्रोविजन के हिसाब से करेंगे ऑफ इनकम टैक्स। बोलो हाँ। ओके, अब देखो आगे क्या आया। आगे ये पॉइंट आया कि अगर अकाउंटेंट ने अकाउंट्स बनाए हैं तो उसने क्या ट्रेडिंग P&L बनाया होगा? प्रॉफिट जानने के लिए क्या उसने ट्रेडिंग P&L बनाया होगा बेटा? हाँ, और ट्रेडिंग P&L में उसने इधर सारी इनकम और इधर सारे खर्चे लिख दिए होंगे और लास्ट में नेट प्रॉफिट लिखा होगा। क्या वो सारी इनकम, जो भी इनकम बिजनेस को हो रही है या उस पर्सन को हो रही है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, क्या उन्होंने वो सारी इनकम यहाँ लिखी होगी? फॉर एग्जाम्पल, जो माल बिका है वो यहाँ लिखा होगा, अगर किसी से इंटरेस्ट मिला है तो वो भी यहाँ लिखा होगा। ठीक है,
अगर किसी एसेट को बेचने से, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग को बेचने से प्रॉफिट हुआ है, तो क्या वो भी यहाँ लिखा होगा? अगर कोई रेंट मिला है तो वो भी यहाँ लिखा होगा, मतलब इधर सारी इनकम लिखी होगी, और जबकि इधर सारे एक्सपेंसेस लिखे होंगे। क्योंकि अकाउंटेंट को तो सीधा सा बोला गया है कि जो आपके फंडामेंटल रूल्स है उसके हिसाब से चलिए, और जैसा जैसा काम होता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट जानता है वो तो, और अकॉर्डिंगली वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। पर हमें बोला गया कि इनकम को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करो। सैलरी की अलग लिखो, एचपी की अलग लिखो, बीएनपी की अलग लिखो, कैपिटल गेन की अलग, और अदर सोर्स की अलग। हमें ये बोला गया कि जब आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको पांचों हेड को अलग अलग करके टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले इसकी इनकम, फिर इसकी इनकम, फिर इसकी इनकम, फिर इसकी, और इन सबको मिला के हो जाएगी टोटल। जबकि अकाउंटेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटेंट तो सेल प्रोसीड भी यहाँ लिख देगा, इंटरेस्ट मिला वो भी यहाँ लिख देगा। दो मिनट वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चों का मैसेज आया है, 2 मिनट का वेट कर रहे हैं बेटा।
बाकी बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अपन कंटिन्यू करें फिर? अपन कंटिन्यू करें फिर? चलो ठीक है। तो देखिए बेटा, आगे देखते हैं क्या है। चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ लिया था, मेथड ऑफ काउंटिंग पढ़ लिया था, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अकाउंटेंट जो होता है बेटा, वो अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। ठीक है, जिसके अंदर सारी इनकम यहाँ और सारे खर्चे यहाँ टप कर देता है और फाइनली नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाता है। अब सवाल आता है कि हम जब इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हमें ये सारी इनकम अलग अलग कैलकुलेट करनी है? बताओ, क्या हमें ये सारी इनकम अलग अलग कैलकुलेट करनी है? हेड ऑफ इनकम जिसको हम बोलते हैं। यस। अब देखो क्या हुआ, सिर्फ इतना सा है कि अकाउंटेंट ने सारी चीजें एक साथ लिख दी है और हमें उनको अलग अलग करना है। मतलब मान लीजिए इधर इनकम साइड में P&L में रेंट लिखा है, तो क्या हम उसे HP में ले जाएं? बोलिए, क्या हम उसे HP में ले जाएं बेटा? यस। अगर P&L में इंटरेस्ट लिखा है तो क्या हम उसे अदर सोर्स में ले जाएं? अगर P&L में लिखा है बिजनेस तो बिजनेस में ले जाएं। तो इसका मतलब रेस्पेक्टिव इनकम को रेस्पेक्टिव हेड में लेके जाना है। ओके। उनके साथ साथ क्या उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी लेके जाना है? जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता म्युनिसिपल टैक्स पे, यहाँ लिखा होता म्युनिसिपल टैक्स, तो क्या हमें उसको HP में कम करना है? यस। अगर लिखा होता कि इंटरेस्ट को कमाने के लिए कोई खर्चा किया गया है, तो क्या हमें वो यहाँ कम करना होता? यस। तो इसका मतलब हमें इस ट्रेडिंग P&L अकाउंट में से हमें इस ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में से बिजनेस इनकम को अलग करना है। फिलहाल हम कौन सा हेड पढ़ रहे हैं? फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बेटा BNP। तो हम BNP की कैलकुलेशन की बात करेंगे। सैलरी हम पढ़ चुके हैं, HP हम पढ़ चुके हैं। तो हमें इसका मतलब इस ट्रेडिंग P&L में से क्या BNP को अलग करना है और करके बताना है कि BNP की इनकम कितनी है। राइट। ओके। अब ये काम होगा कैसे? आपने एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ। आपके घर में जो आपके पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, क्या आपने उनको कभी किसी अनाज में, जैसे दाल ले लीजिए, पल्सेस ले लीजिए, इनमें छटाई करते हुए देखा है? मतलब इनमें से कंकड़ निकालते हुए देखा है? दाल चावल या किसी चीज में से कंकड़ निकालते हुए देखा है? हाँ सर, बहुत बार देखा है। तो आप एक बार अज्यूम करें कि आपके सामने एक थाली है, उस थाली में कुछ है, जैसे दाल है, ये मान लीजिए चने की दाल है, और उसमें कुछ कंकड़ भी है। आपको उस थाली में से कंकड़ अलग करने हैं, दाल अलग करनी है। आपके पास कितने तरीके हैं? सिंपल, एकदम सिंपल पॉइंट। दाल में कंकड़ है, आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, उनको करने के कितने तरीके हैं? राघव कह रहा है कंकड़ निकाल लो, या फिर दाल निकाल लो। बिल्कुल, दो तरीके हैं, एग्जैक्टली दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप उसमें से कंकड़ निकाल दो, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? दाल बचेगी। और अगर आपने उसमें से दाल निकाल ली, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? कंकड़ बचेगा। राइट, बोलिए राइट। राइट। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट से या इस P&L अकाउंट से BNP निकालना है, तो उसके भी दो तरीके हैं।
या तो आप अदर इनकम निकाल दो, अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस निकाल दो, तो जो बचेगा वो बीएनपी बच जाएगा। बोलिए पहला मेथड, आप इस P&L अकाउंट में से सारी अदर इनकम जो बीएनपी की नहीं है उनको हटा दो, चाहे वो सेल एचपी की है, चाहे वो अदर सोर्स की है, चाहे वो कैपिटल गेन है, सब हटा दो, और जितने भी खर्चे बीएनपी के नहीं है वो भी हटा दो। तो क्या जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली बिजनेस की इनकम बच जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहा गया कि आप बाकी चीजों को मत छेड़ो, आप इसमें से बिजनेस इनकम निकाल लो और बिजनेस के खर्चे निकाल लो, उसको लेस कर दो, तो क्या आपके पास बीएनपी इनकम अलग से आ जाएगी। यस, इसका मतलब अगर मैं इसमें से बीएनपी निकालता हूं तो बीएनपी इनकम अलग आ जाएगी, और इसमें से सारी इनकम निकालता हूं तो बीएनपी इनकम यहां रह जाएगी। दोनों ही केस में हमारा काम हो जाएगा। बोलिए, इज दैट क्लियर। यस, तो इसका मतलब हमारे पास बीएनपी इनकम निकालने के भी दो मेथड है। अब नाम क्या है इन मेथड का वो देखो। अगर आप P&L में से स्पेशली बिजनेस इनकम उठा रहे हैं और बिजनेस के खर्चे उठा रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्टली बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं। अगर आप P&L अकाउंट में से बिजनेस इनकम उठा रहे हैं और बिजनेस के खर्चे उठा रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्टली बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं बेटा। यस, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड अगर कहें तो चलेगा। ओके, और दूसरा तरीका कि आप कह रहे हैं कि P&L में से बाकी सारी इनकम हटा दो, जो बचेगा वो तो इनकम अपने आप ही बीएनपी बचेगा, तो क्या ये इनडायरेक्टली हम बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आई। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। करना कैसे वो मैं अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। ओके, आज आप रिप्लाई कम कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने भी कम ज्वाइन किया है, व्हाट्स द रीजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी को लेना हो तो, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। डन, चलो अब आइए आप। डायरेक्ट मेथड लगता कैसे है ये सुनिए। तो डायरेक्ट मेथड लगाने का फॉर्मेट क्या है ये देख लीजिए। हमारे पास जो भी P&L अकाउंट है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस P&L अकाउंट में से हमें सबसे पहले उठानी है इनकम। तो हम लिखेंगे बिजनेस इनकम, मतलब उसमें से इनकम उठाते जाओ और यहाँ पे रखते जाओ। फिर इधर से एक्सपेंसेस उठाओ और वो भी यहाँ रख दो। तो बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस जो होंगे बेटा, क्या वो बिजनेस इनकम निकाल देंगे आपको। तो इसका मतलब क्या डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए ये फॉर्मेट सही है। सारी बिजनेस इनकम माइनस सारे बिजनेस के खर्चे, तो बिजनेस इनकम निकल के आ जाएगी। ओके, ये समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमें इस P&L अकाउंट में से बाकी चीजें निकालनी है, बाकी चीजें निकालनी है, बीएनपी को नहीं निकालना है। तो ध्यान से बताइए मुझे सोच समझ के
कि अगर मैंने यहां से एचपी की इनकम हटा दी, मान लीजिए यहाँ पे एचपी इनकम लिखा हुआ था, रेंट लिखा हुआ था, और मैंने उसको इस P&L से हटा दिया, तो क्या इसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे आएगा? बोलिए, क्या इसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे आएगा? मेरा पर्पज है मुझे बीएनपी इनकम चाहिए, मेरा पर्पज है मुझे बीएनपी इनकम चाहिए, मैंने P&L में से बाकी इनकम को हटाने का फैसला किया, तो जैसे ही मैं यहां से कोई इनकम हटाऊंगा, क्या नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? यस, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L लेना है। आपने नेट प्रॉफिट लिया और बाकी इनकम जो काम की नहीं है, जो बीएनपी की नहीं है, अब उनको हटाना है। जैसे जैसे हम इनकम को हटाते जाएंगे, क्या हमारा जो नेट प्रॉफिट पहले दिखा रहा था उससे कम होता जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि पहले तो ज्यादा दिखा रहा होगा ड्यू टू अदर हेड इनकम, और अब आप उसको हटा रहे हैं तो आपका P&L कम प्रॉफिट दिखाने लग जाएगा। तो इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है, उनको लेस कर दो आप। बोलो बेटा, आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा, इधर से अब आप एक्सपेंसेस हटाएंगे, आप कहेंगे कि ये एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है, हटाओ इसको, तो इससे आपके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा? आप यहां से कुछ एक्सपेंसेस हटा रहे हैं ये बोल के कि ये तो बिजनेस का है ही नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं दिस अलाउड एक्सपेंसेस, कि उन एक्सपेंसेस को हटा दो जो अलाउेबल नहीं है, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट बढ़ता है वो बढ़ा दो। इसका मतलब अब हमने इस P&L अकाउंट में से जो आइटम बीएनपी के नहीं थे वो हटा दिए, चाहे वो इनकम में थे और चाहे वो एक्सपेंसेस में थे। बोलो, फाइनली समझ में आ गई यहाँ तक बात? जाह्नवी, रिद्धि सिद्धि, चंचल, प्रियंका, राघव, प्राची, ओके। ठीक है, अब सुनिए आगे। हमने कहा कि ठीक है सब हटा दिया, अब नीचे क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो P&L में नहीं लिखी? ऐसा कोई खर्चा हो सकता है जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लेस होना चाहिए था पर P&L में नहीं लिखा हुआ? बताइए, क्या ऐसा कोई एक्सपेंसेस हो सकता है जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स तो लेस होना चाहिए था पर P&L में अकाउंटेंट ने नहीं लिखा है? हो सकता है, तो उसे हम अब लिख दें, चलेगा? उस खर्चे को हम लिख दें, क्योंकि हमें तो टैक्स कैलकुलेट करना है, हमें तो टैक्सेबल इनकम चाहिए। और जैसे ही वो एक्सपेंसेस मैं अब लिखूंगा, क्या मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा? हाँ, तो मैंने लिखा एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज टू P&L। ऐसे एक्सपेंसेस थे जो P&L में आने चाहिए थे पर अकाउंटेंट ने नहीं लिखे, इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, हम उसको अब लिख रहे हैं। सिमिलरली, ऐसी इनकम हो सकती है जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स P&L में आनी चाहिए थी पर अकाउंटेंट ने नहीं लिखी, क्योंकि अकाउंट्स के हिसाब से वो ट्रीटमेंट नहीं करना था। हाँ, तो अब हम लिख देंगे, तो क्या हम ये बोलें इनकम रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट इंक्लूडेड इन P&L। तो इसका मतलब हमने 4 एडजस्टमेंट किए। हमने 4 एडजस्टमेंट किए जिनका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे आया। पहला एडजस्टमेंट हमने ये किया कि जो इनकम बिजनेस की नहीं थी उनको हटाया, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। दूसरा,
जो एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं थे उनको हटाया, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। तीसरा, जो एक्सपेंसेस बिजनेस में आने चाहिए थे पर नहीं लिखे हुए थे तो हमने अब लिख दिए, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ। और जो इनकम बिजनेस में आनी चाहिए थी पर नहीं लिखी हुई थी, अब हम उसको लिखेंगे तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा, बता दो। यहां तक बता दो एक बार, क्लियर है क्या? क्या आपने कॉस्टिंग में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा है? क्या आपने कॉस्टिंग में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा है बेटा? क्या आपने कॉस्टिंग में रिकंसिलिएशन पढ़ा है? उसमें भी तो ऐसा ही होता है, एक कॉस्टिंग का प्रॉफिट होता है, एक फाइनेंस का प्रॉफिट होता है, और आप उनको टैली करवा रहे होते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंस हो सकता है किसी रीजन से। तो ऐसे ही यहाँ पे है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट है, एक इनकम टैक्स का प्रॉफिट है। हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को कहाँ लेके जाना है? इनकम टैक्स के प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? मनीष, क्लियर है क्या? ओके, अब सुनिए आगे। क्या ये मेथड वहीं लग सकता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या वहीं पे लग सकता है जहां पे हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट हो? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा तो क्या हम इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं? नहीं। तो आप क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है या इनडायरेक्ट मेथड लगाना है? क्या ये पता होना चाहिए आपको? या इसका माइक ऑन है क्या? बिल्कुल बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में एसएससी का कैश अकाउंट दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन में एसएससी का कैश अकाउंट दे रखा है, तो क्या कैश अकाउंट में प्रॉफिट होता है? बताइए। अगर क्वेश्चन में एसएससी का कैश अकाउंट दे रखा है तो कैश अकाउंट में प्रॉफिट मेंशन होता है क्या? नहीं होता। तो क्या उस केस में आपको डायरेक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा? अजी विजिबल है क्या स्क्रीन आपको? ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या, एक बार बता दो। ओके, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है या शॉर्टकट मेथड लगाना है, कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलेगा बेटा क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। अगर क्वेश्चन में P&L अकाउंट दे रखा है, सपोज में अगर P&L अकाउंट दे रखा है, विजिबल है ना? अगर क्वेश्चन में P&L अकाउंट दे रखा है तो क्या आप इनडायरेक्ट लगा सकते हैं? ये बोलो। अगर क्वेश्चन में P&L अकाउंट दे रखा है तो क्या आप इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट होगा। अगर क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है तो क्या आप इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट होगा। बट अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट दे रखा है जिसमें लिखा है इतना केस आया इतना केस गया, तो क्या आप इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट में तो प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दे रखा है एसएससी का कि ये चीजें आई और ये पेमेंट गए, तो क्या आप इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं?
नहीं, आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? डायरेक्ट मेथड। अगर क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो क्या उसमें प्रॉफिट होता है? क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ रहता है? नहीं। तो इन दैट केस भी आपको डायरेक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। आप शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड कब लगा सकते हैं? जब आपको P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा हो। इज दैट क्लियर? इनडायरेक्ट मेथड तभी लग सकता है जब आपके पास प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट तभी होगा जब P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा हो। इन तीनों केस में आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा बेटा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, किसी के मन में कोई सवाल? किसी के मन में कोई सवाल? सर एक्सपेंसेस लेस किया वो बिजनेस एक्सपेंसेस है ना इनडायरेक्ट मेथड में? हाँ बिल्कुल। जो एक्सपेंसेस हमने यहाँ लेस किए वो वही लेस किए हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। ये एक्सपेंसेस हमने वो हटाए हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब अलाउ का मतलब होता है जो बिजनेस के हैं, डिसअलाउड का मतलब होता है जो बिजनेस के नहीं है। ओके, रिकंसिलिएशन मैंने सिर्फ इतना एग्जांपल दिया था कि जैसे रिकंसिलिएशन में हम फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट प्रॉफिट को मैच करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम टैक्स के प्रॉफिट को अलग अलग करके मैच करना है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपको इतनी बात मैंने बता दी कि तरीका ये है, P&L ये है। अब मैं अगर आपको एक P&L अकाउंट दे दूं तो क्या आप अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स उसकी इनकम निकाल के बता दोगे? अगर आपको एक P&L अकाउंट दे दिया जाए तो क्या उस P&L अकाउंट से, क्या आप हमारी BNP इनकम निकाल के दे देंगे? बोलते जाइए भाई, फटाफट जवाब दे दीजिए। दो बच्चों का जवाब आ गया है। राघव कह रहे हैं एक्सपेंसेस और इनकम डिफाइन भी तो होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनकम कौन सी होती है। ओके, और कोई? जाह्नवी, मनीष, चंचल, विष्णु। रिप्लाई करते रहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसमें चूक गए तो बेटा ये फिर कभी समझ में नहीं आएगा। ओके सुनिए, बिल्कुल हम ये मेथड बेटा तभी यूज कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कौन सी इनकम बिजनेस में आती है और कौन सी इनकम बिजनेस में नहीं आती। बताइए, ये जाने बिना आप कुछ कर सकते हैं क्या? आप कैसे बोलेंगे इनकम रिलेटेड टू बिजनेस? आप कैसे बोलेंगे इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस? क्या इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी नहीं? यस, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप कौन से एक्सपेंसेस को कहेंगे कि ये बिजनेस का नहीं है और कौन से एक्सपेंसेस को कहेंगे कि ये बिजनेस का है? तो इसका मतलब क्या आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है और कौन सा अलाउड नहीं है। ये जाने बिना आप BNP इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जाने बिना आप BNP इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब दो चीजें आपको पता करनी है, इनकम कौन से बिजनेस की है और कौन से बिजनेस की नहीं है, एक्सपेंसेस कौन से अलाउड है और कौन से नहीं है। बोलिए, क्या सही कह रहा हूं मैं? ओके, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा?
तो चलिए हमारे टास्क पे चलते हैं। हमें ये पता लगाना है, क्या इनकम पता लगाने के लिए मैं आपको सेक्शन 28 पढ़ा चुका हूँ, कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी नहीं, ये बताने के लिए क्या मैं ऑलरेडी सेक्शन 28 पढ़ा चुका हूँ आपको? जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी इनकम बीएनपी में आती है। यस, तो अगर उस सेक्शन को हम ध्यान से पढ़ लें तो हमारी पहली समस्या का समाधान हो जाएगा कि कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी नहीं। और अब हमें जाना है इसके ऊपर। इस वाले में हमें पता करना पड़ेगा कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन सा नहीं है। बोलो बेटा, यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल दो, सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। चंचल, अभिनव, दीपक, मनीष, प्राची, प्रियंका एंड राघव, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो, बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, उसकी 4 शर्तें होती हैं। आपको 4 कंडीशन याद रखनी है। अगर कोई एक्सपेंसेस चारों कंडीशन फुलफिल कर तब तो वो अलाउ है, अदरवाइज वो डिसअलाउड है। तो ये है कंडीशन फॉर अलाउबिलिटी। ठीक है, क्या है पहली कंडीशन? एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। पहली कंडीशन ये है कि एक्सपेंसेस आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन कह रही है एक्सपेंसेस शुड बी रेवेन्यू इन नेचर। अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि दो नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप रेवेन्यू को लेस करेंगे, आप कैपिटल वाले को लेस नहीं करेंगे। तो एक्सपेंसेस तभी अलाउ होगा जब वो रेवेन्यू नेचर का हो। तीसरी कंडीशन, एक्सपेंसेस शुड इंकर्ड इन प्रीवियस ईयर। जो खर्चा हुआ है वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, जिस ईयर की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। और लास्ट वन इज एक्सपेंसेस शुड नॉट बी पर्सनल नेचर। पर्सनल किस्म का खर्चा नहीं होना चाहिए। बताइए, क्या तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन समझ में आ गई? बोलिए, चारों कंडीशन समझ में आ गई? पहला पॉइंट कह रहा है बिजनेस से रिलेटेड खर्चा हो तो ये अलाउ है। दूसरा कह रहा है रेवेन्यू नेचर का है तो ही अलाउ है। तीसरा कह रहा है पर्सनल नेचर का अलाउ नहीं होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर का है वो ही अलाउेबल है। ठीक है, अच्छा, क्या ये चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए? किसी खर्चे को अलाउ कराने के लिए क्या चारों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है बेटा? यस, बिल्कुल। प्राची की बात समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारा पेंडल अकाउंट है, मैं कुछ एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो अलाउेबल है या नहीं। ओके, चल पहला हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। बोलो, क्या बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं? अलाउ और नॉट ऐसे बताना आपको, अलाउड है या नहीं। यस, बिल्कुल अलाउड है, बिजनेस का आइटम है ना।
ये तो बिजनेस का आइटम है। परचेज, बोलिए, माल परचेज किया, अलाउ और डिसअलाउ? अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी दी किसी को, स्टाफ को सैलरी दी, बोलिए, सैलरी टू स्टाफ। प्राची कह रहे हैं नो। क्यों भाई, अगर बिजनेस कैसे चलेगा सैलरी नहीं दोगे तो? स्टाफ को सैलरी नहीं दोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? क्या सैलरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती प्राची? क्या हम जो सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? बोलो, क्या सैलरी जो हम दे रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? रेवेन्यू नेचर है। यस, क्योंकि मंथली देते हैं। प्रीवियस ईयर की है, बिल्कुल है। क्या पर्सनल है सैलरी? क्या पर्सनल खर्चा है? नहीं, तो फिर अलाउ क्यों नहीं है बेटा? ठीक है, तो अलाउेबल है। हाँ जी, डोनेशन, डोनेशन अलाउ और डिसअलाउ? डोनेशन इज डिसअलाउ, व्हाई? क्या डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड है? क्या डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं है। रेवेन्यू नेचर हो सकता है, प्रीवियस ईयर में हुआ हुआ हो सकता है। क्या डोनेशन पर्सनल है? क्या डोनेशन पर्सनल नेचर का खर्चा है? यस, डोनेशन पर्सनल नेचर का खर्चा है बेटा, डेफिनेटली। आप किसी को कुछ डोनेट कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल इच्छा है ना, तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है। तो अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, दैट्स योर पर्सनल। आप उसको ये नहीं कह सकते कि बिजनेस की वजह से मुझे डोनेट करना पड़ रहा है। तो ये अलाउेबल नहीं है। प्राची, समझ में आया बेटा? ओके। मशीनरी परचेज, बोलो, लिखा है मशीनरी परचेज, अलाउ है या डिसअलाउड है? चंचल एंड प्राची, कॉन्सेंट्रेट बेटा। और बोलिए बाकी लोग, अलाउ और डिसअलाउड मशीन परचेज? इट्स डिसअलाउड, व्हाई? कि डिसअलाउड है, क्यों है? ये कैपिटल नेचर का है, इट्स नॉट रेवेन्यू। क्या ये रेवेन्यू नेचर है? नहीं, ये तो कैपिटल नेचर है, तो ये अलाउड नहीं होगा। ओके। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, चलिए बताइए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अलाउड और नॉट? बिल्कुल अलाउड है। सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट, सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी दी, बोलो अलाउेबल है या डिसअलाउड है? इट्स डिसअलाउड, क्योंकि पर्सनल खर्चा हो गया है। पर्सनल हो गया ना? ओके। तो आई बात समझ में बेटा, कि कौन से एक्सपेंसेस पर्सनल होंगे, कौन से अलाउ होंगे और कौन से डिसअलाउड होंगे? यहाँ तक कुछ समझ में आया आपको? ओके। आपके माइंड में कोई एक्सपेंसेस चल रहा हो कि सर ये एक्सपेंसेस क्या होता है, तो वो आप बता सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, बताइए, अपन डिस्कस करने को तैयार हैं। कोई एक्सपेंसेस ऐसा है आपके माइंड में? रेंट, लिखा है रेंट पेड फॉर ऑफिस, एक लिखा है रेंट पेड फॉर
हाउस। P&L में ये दोनों चीजें लिखी हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेंट पेड फॉर ऑफिस। बोलो अलाउेबल है या नहीं है? हाँ, रेंट पेड फॉर हाउस लिखा है P&L में, अलाउ है या नहीं है? बोलिए, रेंट पेड फॉर हाउस लिखा है, क्या अलाउ है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाइए। कमीशन पूछ रहे हैं। कमीशन दिया है हमने, हमने किसी को कमीशन दिया, अलाउ है या नहीं है? बिल्कुल अलाउ है, क्योंकि कमीशन क्यों दिया? ताकि बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस का टर्नओवर बढ़े, बिजनेस बढ़े, इसलिए हमने कमीशन दिया। तो आई होप अब आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं कि कौन से तरीके के एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं और कौन से नहीं। ठीक है, फिर भी हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि आपका जो जजमेंट है वो सही हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, इसलिए कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ सेक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जानने के लिए कि कौन सा खर्चा अलाउ है और कौन सा नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 30 से लेके 38 तक। हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 30 to 38। ओके, करें स्टार्ट। सेक्शन 30 करें स्टार्ट। बताओ, अब मुझे आप बताओ सोच के कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला खर्चा किस चीज का होगा? अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले खर्चा किस चीज पे करेंगे आप? खर्चा बेटा, एक्सपेंसेस पूछ रहा हूँ, ट्रांजैक्शन नहीं पूछ रहा बेटा, एक्सपेंसेस पूछ रहा हूँ। आप फंडिंग रेज करेंगे पहले, बिल्कुल ठीक है, वो ट्रांजैक्शन है। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला एक्सपेंसेस किस चीज का होगा या किस चीज के ऊपर होगा? क्या लेना होगा हमें सबसे पहले? कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रीमाइसेस, कुछ कह रहे हैं रेंट, कुछ कह रहे हैं रॉ मटेरियल। मुझे बताओ, क्या आपका ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या दुकान, ये हुए बिना आप स्टॉक परचेज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर परचेज कर लिया तो रखेंगे कहाँ पर? समझ गए? तो इसलिए सबसे पहला जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है बेटा एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस। सही कह रहा हूं? अब ये बिजनेस प्रीमाइसेस में क्या क्या हो सकता है? इसमें शॉप हो सकती है, इसमें गोडाउन हो सकता है, इसमें फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जहां से भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वो इसमें कवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये प्रीमाइसेस आपके पास दो तरीके से आ सकता है। पहला परचेज, जिसको हम ओन भी बोल सकते हैं, और दूसरा आ जाता है रेंटेड, किराए का। बोलिए, सही कह रहा हूं? आप जो अपना प्रीमाइसिस अरेंज करेंगे वो या तो खरीदेंगे और या फिर किराए पे ले लेंगे। अगर आपने परचेज किया तो सबसे पहला खर्चा होगा परचेज प्राइस। तो बताइए परचेज प्राइस अलाउ होगी क्या? जैसे ही आप अपनी बिल्डिंग खरीदेंगे, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए में आपने बिल्डिंग परचेज करी, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए आपका खर्चे में काउंट हो जाएंगे? नहीं, ये अलाउड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो कैपिटल नेचर के हैं, ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है ना। यस, तो ये अलाउ नहीं होगा, पर इसकी जगह मिलेगा आपको क्या? इसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको? डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या करता है? कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में कन्वर्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं।
डेप्रिसिएशन कैपिटल खर्चे का ही एक पार्ट है जो हम इस साल P&L से चार्ज कर रहे हैं। मतलब एक बड़े अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में तोड़ दिया गया जो कि एक साल से रिलेटेड है, तो वो रेवेन्यू हो गया। तो परचेज प्राइस तो अलाउेबल नहीं है, पर उसकी जगह डेप्रिसिएशन अलाउेबल है। अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, आप अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बोलिए अलाउ होगा या नहीं होगा? बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाना अलाउ होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इंश्योरेंस अगर करवाते हैं, हाँ प्रीमियम जो भरते हैं इंश्योरेंस का वो अलाउ हो जाएगा। क्या जो लोकल टैक्स लगते हैं, म्युनिसिपल टैक्स लगते हैं, वो अलाउ हो जाएंगे? म्युनिसिपल टैक्स अलाउ हो जाएंगे क्या? यस, म्युनिसिपल टैक्स अलाउ हो जाएंगे अगर प्रॉपर्टी बिजनेस में काम आ रही है तो। घर के म्युनिसिपल टैक्स घर में लेस होंगे और बिजनेस वाली प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स बिजनेस में लेस हो जाएंगे। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बोलिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउ है या नहीं है? रेट्स एंड टैक्सेज, रेट्स एंड टैक्सेज जो लोकल टैक्स लगते हैं वो, मतलब डेप्रिसिएशन अलाउ है, इंश्योरेंस अलाउ है, लोकल टैक्सेज अलाउ है, रिपेयर मेंटेनेंस अलाउ है, रेट्स एंड टैक्सेज भी अलाउ है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी अलाउ है, क्योंकि ये सारी ही चीजें बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर है और प्रीवियस ईयर में इंकर्ड किया हुआ है। राइट? अच्छा, रेंटेड प्रॉपर्टी में सबसे पहला खर्चा क्या होगा? रेंटेड प्रॉपर्टी में सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या होगा? रेंट। क्या रेंट अलाउ होगा या नहीं होगा? रेंट अलाउ होगा या नहीं होगा? अलाउ होगा। रिपेयर मेंटेनेंस करवाया है तो अलाउ होगा। इंश्योरेंस वैसे तो मालिक करवाता है, पर अगर हमने करवाया है तो वो भी हमें अलाउ होगा। ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस अगर हमने भरे हैं तो वो भी अलाउ होगा। बताइए, कोई ऐसी चीज है इनमें जो आपको लग रही है अलाउ नहीं होगी? नहीं। तो इसका मतलब वो चार कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बेटा, और अगर चारों कंडीशन, लीज भी अलाउ हो जाता है, लीज भी एक तरीके का रेंट ही है, लीज भी एक तरीके का रेंट है, तो वो भी अलाउेबल है। तो अगर वो चार कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो आप पहचान सकते हैं कौन सा एक्सपेंसिव अलाउ है और कौन सा नहीं। बोलो। चलिए, फाइनल कमेंट। आज जितना पढ़ा हमने सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30, कोई डाउट है किसी को? बोलो बेटा। 29 और 30 कोई डाउट है? लीज 10 साल का हुआ तो 10 साल का हुआ तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे बेटा। लीज 10 साल का हुआ तो एक एक साल का चार्ज कर लेंगे। अलाउ होता है, एक एक साल का हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो किसी को तो कॉल